हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है भाई सबके? एकदम बढ़िया, बहुत सही, मस्त। हाँ, मैं भी ठीक हूं। हाँ, मैं बढ़िया हूं। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स 1, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब कि हम लोग एक ही डायरेक्शन में जाएंगे या वापस आएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, बस एक डायरेक्शन में चलना है अपने को, सीधा जाना है या वापस आना है। तो इन सब मोशन के बारे में बातचीत करेंगे, बॉडीज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कैसा उसका मोशन होगा, कैसे जाएगी, कैसे रोकेगी, वो सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। राइट। सो मैं हूं आपका मास्टर गगनदीप सिंह, और ये है हम सब का एक प्यारा सा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अपना कॉपी पेन निकालो और शुरू करते हैं हम लोग। सो आवर टॉपिक इज मोशन इन वन डायमेंशन। इसको काइनेमेटिक्स 1 के नाम से भी जाना जाता है, काइनेमेटिक्स फर्स्ट से नाम से भी जानते हैं इसको। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, तो इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। पहले ये समझते हैं कि इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, क्यों पढ़े मोशन इन वन डायमेंशन, हम नहीं पढ़ रहे, क्यों पढ़े, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि तुम लोग स्टेशन पे गए होगे, स्टेशन पे कई बार अनाउंसमेंट होती है कि भाई कानपुर से आने वाली ट्रेन प्लेट नंबर 5 पे थोड़ी देरी से आएगी। कितनी देरी से? 2 घंटे की देरी से आएगी, है ना। अब उनको कैसे पता कि 2 घंटे की देरी से आएगी? अच्छा, वो कहीं अक्कड़ बक्कड़ तो नहीं कर रहे कि भाई यात्री आके पूछ रहे हैं कब आएगी ट्रेन, भाई कब आएगी ट्रेन, तो बोल दो 2 घंटे में आएगी, जा 2 घंटे में आएगी, निकल लो। वो 2 घंटे कुछ अक्कड़ बक्कड़ करके बोलते हैं या कुछ सोच विचार के, कुछ कैलकुलेशन करके, कुछ एनालाइज करके बोलते हैं? सोचते हैं उसके बारे में, देखते हैं भाई। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि तुमने किसी दोस्त को फोन किया, ट्रेन 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 ट्रेन, हाँ चिंटू कितने टाइम में आ रहा है तू? पहुंचा नहीं यार तो अभी तक। चिंटू, हाँ बस आ गया, आधे घंटे में आ गया भाई, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। अच्छा ये बताओ, चिंटू को कैसे पता भाई आधे घंटे में पहुंचेगा? क्या चिंटू अपने को बेवकूफ बना रहा है, या चिंटू ने कुछ दिमाग लगाया, चिंटू ने कुछ कैलकुलेशंस करी और चिंटू ने कुछ समझ के, कुछ कैलकुलेट करके अपने को आधा घंटा बताया? यही सब चीजों को एनालाइज करना, ये आधा घंटे के बारे में सोचना, या ट्रेन 2 घंटे से देरी आएगी इसके बारे में सोचना, यही अपने को काइनेमेटिक्स 1 में समझाया जाता है। इसे में हम लोग सीखते हैं कि ये आधा घंटा कैसे आया या ये 2 घंटे कैसे आए। थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। चिंटू ने सोचा होगा भाई मैं इसके घर से अप्रोक्स 20 किलोमीटर दूर हूं, बीच में बाजार भी आता है। अच्छा, तो मैं मोटरसाइकिल भगाऊंगा तो सही, लेकिन बाजार के बीच में थोड़ा थोड़ा रुक भी जाऊंगा, थोड़ी मेरी स्पीड इतनी सी होगी, एवरेज स्पीड इतनी सी होगी, तो मैं कुल मिला के आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। चिट्टू ने कैलकुलेट किया था ये। अच्छा, अगर हम बात करें स्टेशन वालों की, तो ट्रेन वालों ने क्या किया होगा? तो ट्रेन वालों ने भी सोचा होगा कि भाई ये जो गाड़ी आ रही है ना, ये कुछ 10 घंटे में 500 किलोमीटर कवर करके आई है पहले। तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर काइंड ऑफ इसकी स्पीड है, और ये गाड़ी अभी कुछ 80 से 90 किलोमीटर पीछे है ना, यहां पहुंचने से पीछे है अभी 90 किलोमीटर, तो अप्रॉक्स 2 घंटे में पहुंच जाएगी। तो ये उन्होंने कैलकुलेशंस करी और फिर यात्रियों को बताया। तो यही सब कैलकुलेशंस हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में करने वाले हैं। राइट। अच्छा, तो ये तो हुआ इसका इंपॉर्टेंस कि अपने को ये टॉपिक पढ़ना क्यों है। अब समझते हैं कि बॉडीज किस किस टाइप की होती हैं। बॉडीज होती हैं 2 टाइप की, जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। एक तो होती है पॉइंट बॉडीज, पॉइंट साइज बॉडीज, तो इनको बोला जाता है पॉइंट साइज बॉडीज। और दूसरी कौन सी होती हैं? दूसरी होती है सॉलिड बॉडीज, है ना, सॉलिड या फिर रिजिड बॉडीज। तो ये 2 टाइप की बॉडीज हुई। अब ये कौन सी हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ना कि भाई पॉइंट साइज बॉडीज क्या होती हैं या रिजिड बॉडीज क्या होती हैं। देखो, मान लो कि हम लोग मैं हूं, है ना, मैं अपने घर से स्कूल जा रहा हूं, अपने घर से स्कूल चला गया, तो स्कूल की जो दूरी है वो अप्रॉक्स कितनी होगी? 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, है ना। ये जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो मेरे को 5 या 10 किलोमीटर के आसपास ट्रेवल करना है। अच्छा, मेरा साइज क्या है, मैं कितना चौड़ा हूं, मैं कितना लंबा हूं? तो मेरा अप्रॉक्स 1.5-2 मीटर, मैं 1.5-2 मीटर लंबा हूं। और चौड़ा कितना हूं? चौड़ा होऊंगा मैं कुछ 50 सेंटीमीटर। ज्यादा हो गया क्या?
तो चलो 30, 40, 50 सेंटीमीटर जो भी मान लो कितना चौड़ा हूं। अब जो मेरा साइज है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस आई एम ट्रेवलिंग, वो कैसा है, कम, ज्यादा या कंपेरेबल, कैसा है? जो मेरा साइज है वो बहुत कम है किसके कंपैरिजन में, जो मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, राइट? तो जो मैं यहां से लेके स्कूल तक जा रहा हूं, जो मैं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, 10 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में मेरा साइज तो कुछ भी नहीं। हां कि ना? बिल्कुल सही बात। तो इसलिए मैं पॉइंट साइज बॉडी बन गया हूं, इसलिए मैं पॉइंट साइज बॉडी बन गया हूं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक ट्रेन है, ट्रेन कितनी बड़ी होती है भाई? 200 मीटर, 300 मीटर। तो 200 से 300 मीटर या बहुत बड़ी ले लो, 500 मीटर ले लो। तो 500 मीटर लंबी ट्रेन है, मान लो 500 मीटर लंबी ट्रेन है, उसको जाना है दिल्ली से बॉम्बे। अब दिल्ली से बॉम्बे का कितना डिस्टेंस है? एक्चुअल में तो मेरे को पता नहीं, पर अप्रॉक्स मान लो कि भाई 1800 किलोमीटर है। दिल्ली से बॉम्बे 1800 किलोमीटर। अच्छा, 500 मीटर की ट्रेन को 1800 किलोमीटर चलना है, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ट्रेन। तो इस केस में हम लोग ट्रेन को एक पॉइंट साइज मान सकते हैं। ट्रेन को एक पॉइंट साइज मान के हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे कि भाई एक ट्रेन थी, एक पॉइंट था ट्रेन जो दिल्ली से चला और बॉम्बे पहुंच गया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 1800 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया भाई। तो हम उसको पॉइंट साइज मान के कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है? तो फिर ये क्या है, रिजिड बॉडीज क्या है भाई? तो रिजिड बॉडीज के बारे में बात करते हैं। मान लो कि एक टेबल है। टेबल कितना बड़ा टेबल है? टेबल है कुछ 2 मीटर लंबा है, 2 मीटर लंबा टेबल है। उसके ऊपर मैं चल रहा हूं। मैं कितना लंबा हूं, ये चौड़ा हूं, मैं हूं कुछ 40 सेंटीमीटर चौड़ा मान लो। तो मेरी जो चौड़ाई है वो 40 सेंटीमीटर है और जो टेबल है वो 2 मीटर है या 200 सेंटीमीटर है। तो मेरी चौड़ाई एज कंपेयर टू टेबल नेग्लिजिबल नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है। मैं 40 सेंटीमीटर चौड़ा हूं और जो टेबल है वो 2 मीटर या 200 सेंटीमीटर लंबा है। तो जो मेरी चौड़ाई है वो टेबल के कंपेरेबल में है, वो नेग्लिजिबल नहीं है। तो उस केस में मेरे को सॉलिड बॉडी मानो, उस केस में मैं एक पॉइंट साइज बॉडी नहीं हूं। तो डेफिनेशन क्या हुई पॉइंट साइज बॉडी की और सॉलिड बॉडी की या रिजिड बॉडी की? डेफिनेशन क्या हुई वो देखते हैं। व्हेन द डिस्टेंस traveled by a body is much greater than its size, then the body is assumed to be a point body, to be a point size body या point body। क्लियरली बात? बिल्कुल। कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ बॉडी, बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया एज कंपेयर टू साइज, तो हम बॉडी को पॉइंट साइज बॉडी बोलेंगे। बहुत बढ़िया भाई। रिजिड बॉडी कब आएगी? इफ द साइजेस आर कंपेरेबल। आगे लिख रहा हूं मैं, तुम लिख सकते हो, डेफिनेशन बना सकते हो। इफ द साइजेस आर कंपेरेबल तो हम लोग बॉडी को क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी बोलेंगे, है ना? बहुत बढ़िया भी, मजा आया ये तो समझ के। अच्छा, ये रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट जो है ये हम लोग सेंटर ऑफ मास के बाद चालू करेंगे, है ना? अपना आगे चल के चैप्टर्स आएंगे उसमें एक सेंटर ऑफ मास, फिर रोटेशन पे चर्चा करेंगे हम लोग, तब हम लोग रिजिड बॉडीज की बात करते हैं। क्योंकि वहां पे जो बॉडीज होती हैं वो जो मोशन कर रही होती हैं तो उनका जो डिस्टेंस वगैरह जो ट्रेवल कर रही होती हैं वो कंपेरेबल होता है उनके साइज के, तो वहां पे हम लोग उनको रिजिड बॉडी मानते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स 1 की, काइनेमेटिक्स 2 की या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की या इन सब के बारे में जो भी बात करेंगे हम लोग, वहां पे हम लोग सिर्फ पॉइंट साइज बॉडीज मान के बातचीत कर रहे होंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये सबसे पहले हमने डिफाइन करना था कि भाई बॉडीज 2 टाइप की होती हैं। एक कौन सी होती है? पॉइंट साइज बॉडी, एक होती है रिजिड बॉडी। ठीक, समझ में आया सबको? पक्का? वेरी गुड। अब आगे पढ़ते हैं कि अब हम लोग किस ब्रांच में पढ़ने वाले हैं, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन 1D, दैट इज काइनेमेटिक्स 1। तो
तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। काइनेमेटिक्स क्या चीज होती है, ये क्या है, काइनेमेटिक्स क्या चीज होती है। तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स का वो पोर्शन है जहां पे हम लोग बॉडीज के मोशन के बारे में चर्चा करते हैं, पर हम लोग वो मोशन कहां से आया, क्यों आया, इस पे कोई चर्चा नहीं करते। एग्जाम्पल कि भाई एक बॉडी चल रही है, बॉडी क्यों चल रही होगी, किसी ने धक्का मार दिया होगा। अब किसने धक्का कितना मारा, इस पे चर्चा नहीं करते हम तो बॉडी के मोशन के बारे में बात करेंगे। बॉडी चल रही है या रुकी हुई है, एक्सेलरेट हो रही है या नहीं हो रही, भाग रही है नहीं भाग रही, हम तो सिर्फ इस पे चर्चा करेंगे। क्यों भाग रही है, किसने भगाया, कैसे भगाया, इस पे हमारी कोई चर्चा नहीं होगी। इस पे जो चर्चा है, जो फोर्स पे चर्चा है कि भाई किसी ने भगाया होगा तो फोर्स लगाई होगी, ये जो फोर्स पे चर्चा है ये हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में करेंगे, एनएलएम में करेंगे। ठीक ठीक। तो काइनेमेटिक्स में क्या है, सिर्फ मोशन। इट डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज without going into reason for it है ना। फोर्स के बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम लोग बात करेंगे सिर्फ मोशन के बारे में कि बॉडीज का मोशन कैसा हो रहा है भाई। ठीक है भाई, तो ये अपना काइनेमेटिक्स हुआ। ठीक, तो अभी हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर क्या क्या पार्ट आएगा, काइनेमेटिक्स के अंदर पार्ट, अच्छा तुमने लिख ही लिया होगा ना, इससे पहले पॉज करके छाप लो। तो काइनेमेटिक्स में आएगा काइनेमेटिक्स 1 विच इज मोशन इन 1 डायमेंशन, और फिर आएगा काइनेमेटिक्स 2 विच इज मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्या होता है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें डायमेंशन का आइडिया दे देता हूं कि डायमेंशंस क्या होती है। हम लोग जो भी किसी बॉडी को डिफाइन करते हैं या उसके मोशन के बारे में बातचीत करते हैं, वैसे हम जनरली 3 डायमेंशन में लेते हैं। जो भी ये स्पेस है, कहीं पे भी बॉडी की कोई पोजीशन डिफाइन करनी हो, हम लोग 3 एक्सिस लेते हैं। तुमने सोचा भी होगा, समझा भी होगा, कभी पढ़ा भी होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, हम लोग 3 एक्सिस लेते हैं। किसी भी टाइप की पोजीशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 3 एक्सिस से। तो ये वर्ल्ड जो है वो 3 डायमेंशनल है, ऐसा हम कहते हैं। बहुत बढ़िया भाई। ये जो बोर्ड है, बोर्ड, ये 2 डायमेंशन है। मतलब मैं एक्स में भी जा सकता हूं, मैं वाई में भी जा सकता हूं, मैं एक्स वाई ऐसे 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 जा सकता हूं। तो ये मोशन कौन सा हुआ, 2 डायमेंशन मोशन, कि मैं सिर्फ प्लेन में चल रहा हूं, ना मैं बाहर आ सकता हूं ना मैं अंदर जा सकता हूं। तो बोर्ड इज अ 2 डायमेंशन। तो जो एक प्लेन होता है, प्लेन है ना, इसको प्लेन बोलेंगे। जो प्लेन होता है ये 2 डायमेंशन होता है। अगर मैं ऐसे चाहूं, ऐसे गया, फिर ऐसे आ 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 गया, तो ये कौन सा हुआ, 3 डायमेंशन। कि भाई मैं इधर भी जा सकता हूं, मैं इधर भी जा सकता हूं, मैं बाहर भी जा सकता हूं। तो ये कौन सा हुआ, 3 डायमेंशन। तो हम कौन सा पढ़ने वाले हैं अभी, 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब कि भाई मैं सिर्फ इस लाइन पे चलूंगा, या तो आगे चलूंगा या पीछे चलूंगा, ना ही मैं बाहर जा रहा हूं, ना ही मैं अंदर जा रहा हूं, ना ही मैं ऊपर जा रहा हूं, ना ही मैं नीचे जा रहा हूं, तो सिर्फ राइट या लेफ्ट। तो ये 1 डायमेंशन हुआ कि भाई तुम्हें एक लाइन पे ही मोशन करना है। ठीक, तो हम लोग इसी काइनेमेटिक्स 1 के बारे में अब चर्चा करेंगे। काइनेमेटिक्स 1, काइनेमेटिक्स 1। So, if a body is moving on a straight line, then its motion is in 1 dimension, और इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। स्पेलिंग वगैरह के मेरे में भरोसा मत करना, स्पेलिंग में बहुत गड़बड़ कर लेता हूं। रेक्टिलिनियर मोशन है ना, तो इसका हम लोग 1 डायमेंशन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है। रेक्टिलिनियर भी 1 डायमेंशन मोशन ही है, राइट। ओके, तो इन सब के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, भी मजा आया। अच्छा, तो अब किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, कौन करता है, कहां से करते हैं, बॉडी रेस्ट पे है या चल रही है, इन सब के बारे में कैसे बातचीत करते हैं, तो उस पे चर्चा करते हैं। ठीक, अभी तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट आया होगा। सब कुछ क्लियर है ना, पक्का बोलो चिंटू, पक्का क्लियर है। हाँ ठीक। तो सबसे पहले एक डिफाइन करना पड़ता है ऑब्जर्वर। क्या डिफाइन करना पड़ता है, ऑब्जर्वर। भाई किसी के मोशन को डिफाइन करने के लिए एक बंदा तो चाहिए जो कि किसी भी बॉडी के मोशन को डिफाइन करे, बॉडी के बारे में चर्चा करे, बॉडी के बारे में बताए। तो सबसे पहले डिफाइन होगा ऑब्जर्वर। कौन डिफाइन होगा, ऑब्जर्वर।
बहुत बढ़िया। ऑब्जर्वर, अब ये कौन होता है ऑब्जर्वर? कुछ डेफिनेशंस हैं, अच्छी डेफिनेशंस हैं, ये अपने को जरूरत पड़ेगी समझने के लिए। ऑब्जर्वर कौन होता है? ऑब्जर्वर, द पर्सन who is observing the motion, the person who is observing the motion, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वर, कि जो बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है और उस मोशन को ऑब्जर्व करके उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ये ऑब्जर्वर कहीं ना कहीं तो बैठा होगा, छत पे बैठा होगा, जहाज में बैठा होगा, गाड़ी में बैठा होगा, धरती पे बैठा होगा, पेड़ पे बैठा होगा, कहीं ना कहीं तो बैठा होगा, कहीं ना कहीं से तो ये मोशन को देख रहा होगा, है ना? तो हां भाई, ये मोशन कहां से देख रहा है, कहां पर ऑब्जर्वर बैठा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिर उस चीज को क्या बोलते हैं? तुमने कभी कभी सुना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना? REFRENCE। मैंने बोला ना तुम्हें, मेरे स्पेलिंग कुछ ऐसे ही है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में चर्चा करते हैं। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज है? ये वो जगह है, या वो लोकेशन है, या वो प्लेटफॉर्म है जहां पे बैठ के ऑब्जर्वर दुनिया को देख रहा है, दुनिया को निहार रहा है। अच्छा, सो इट इज द पॉइंट और प्लेटफॉर्म or anything from where the observer is observing the motion या observing the bodies। तो ये वो जगह है या ये वो लोकेशन है जहां पे खड़े होके ऑब्जर्वर बॉडी के मोशन के बारे में चर्चा कर रहा है, बॉडी के मोशन के बारे में बातचीत कर रहा है। ठीक, सो दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत बढ़िया। भी एक ऑब्जर्वर होता है जो सारी दुनिया को देखता है, या चीजों के मोशन के बारे में बातचीत करता है। अच्छा, जो ऑब्जर्वर जिस जगह पे बैठा होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना? सो कभी कभी हम लोग उसको ओरिजिन भी बोल देते हैं कि भाई यहां से चीजों को डिस्क्राइब करो, है ना? एक रेफरेंस पॉइंट भी बोल देते हैं कि ये अपना रेफरेंस पॉइंट है। ठीक, जैसे मैं तुमसे पूछूं भाई तुम कितनी दूरी पे बैठे हो, तुम्हारा आंसर 1 मीटर भी हो सकता है, तुम्हारा आंसर 2000 किलोमीटर भी हो सकता है, अब तुम्हारा आंसर 50 मीटर भी हो सकता है ना? अगर मैं पूछूं कितनी दूरी पे बैठे हो, जैसे मान लो तुम्हारा आंसर आया 2 मीटर, कहां से देखा तुमने, कहां से देखा? हो सकता है कि तुमने रूम के मेन गेट से देखा हो, तुमने रूम के मेन गेट से बता दिया कि मैं 2 मीटर की दूरी पे बैठा हूं। हो सकता है तुमने 30 मीटर बोल दिया हो, कहां से देखा? घर के मेन गेट से। हो सकता है तुमने घर के मेन गेट से मेरे को आंसर दे दिया हो 30 मीटर। हो सकता है तुमने 2000 किलोमीटर बोल दिया हो, कहां से देखा? बॉम्बे से। अरे सर हम तो बॉम्बे को ही देखते हैं, वहीं से अपना डिस्टेंस बताएंगे, जालिम लोग। अच्छा, तो ये अलग अलग क्यों आए, ये डिस्टेंसेस अलग अलग क्यों आए, तुम्हारी एक ही पोजीशन के अलग अलग आंसर क्यों आए? क्योंकि तुमने जो रेफरेंस पॉइंट है वो चेंज कर लिया। सो कभी तुमने रेफरेंस पॉइंट घर के मेन गेट को बना लिया, कभी दरवाजे को अपने रूम के दरवाजे को बना लिया, कभी तुमने बॉम्बे को रेफरेंस पॉइंट बना लिया। समझ में आया? तो रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है। हम लोग चीजों को रेफरेंस पॉइंट से ही देखते हैं या फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही देखते हैं, इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई तुम यहां के रिस्पेक्ट में चीजों को देखोगे, यहां से चीजों के बारे में बातचीत करोगे। ठीक, सो दिस इज ऑब्जर्वर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। छाप दो सारी डेफिनेशन, है ना? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे और भी चीजें हैं, मजा आएगा, मजा आएगा। आज मौसम बड़ा बेईमान है। हाँ, हमारे ना यहाँ पे आज बारिश हुई है, सुबह सुबह बढ़िया मौसम था, इसलिए गाना याद आया। ओके, अब हम लोग समझते हैं कुछ और टर्म्स, जैसे कि हम लोग बोल देते हैं कि बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी मोशन में है। ये कैसे बोलते हैं, कैसे डिफाइन होता है कि बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी मोशन में है? देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं रेस्ट को। ठीक, थर्ड डेफिनेशन, रेस्ट। ओके, अच्छा, रेस्ट क्या होता है? रेस्ट मतलब आराम। अरे वो रेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, रेस्ट मतलब हम लोग बोल दें कि भाई मान लो मैं सड़क पे खड़ा हूं, मैं सड़क पे खड़ा और वहां पे एक गाड़ी रुकी हुई है।
तो मैं गाड़ी के बारे में क्या बोलूंगा? गाड़ी चल रही है या गाड़ी रेस्ट में है? गाड़ी तो रुकी हुई है। अच्छा, गाड़ी रुकी हुई है तो गाड़ी तो फिर रेस्ट पे, यही बोलेंगे कि भाई गाड़ी तो रेस्ट पे है। अच्छा, अगर मान लो कि मैं सड़क पे खड़ा हूं और सड़क पे देखा कि मैंने गाड़ियां जा रही हैं, तो मैंने गाड़ी को जाते हुए देखा 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 देखा। अब ये गाड़ियां जो चल रही हैं ये कैसे हैं? हम वो कहेंगे भाई ये तो मोशन में है। कैसे हैं? मोशन में। फिर ये रेस्ट और मोशन डिफाइन कैसे हुई? कैसे देखा? कैसे पता चला कि बॉडी रेस्ट में या बॉडी मोशन में? वो उसकी बात करने वाले हैं, वो डेफिनेशन की बात करने वाले हैं। तो रेस्ट पे कैसे एक बॉडी डिफाइन होती है? जब एक बॉडी अपनी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में रुकी हुई हो या अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई वो बॉडी रेस्ट पे है। और उसी तरीके से अगर एक बॉडी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग मतलब बिल्डिंग, खंबा, झाड़ियां, पोल, एटीएम, तो ये अपनी सराउंडिंग है। अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ साथ, जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अगर पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम लोग बोलते हैं बॉडी मोशन में है। तो इस तरीके से हम लोग रेस्ट या मोशन को डिफाइन करते हैं। तो रेस्ट की क्या डेफिनेशन हुई? इफ अ बॉडी डज नॉट change its position, does not change its location या position with respect to surroundings, with respect to its surroundings, then the body is said to be at rest। लिख लेना यार आगे वाला, मुझे लिखने में बहुत तकलीफ होती है। सो रेस्ट कैसे डिफाइन करा? थर्ड, रेस्ट कैसे डिफाइन करा? इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर मोशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे? फोर्थ, मोशन, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन या लोकेशन with respect to the surroundings, then it is said to be in motion. If a body changes its position or location with respect to its surroundings, then it is said to be in motion. Surrounding क्या थे? याद करो, वो बिल्डिंग्स, वो बिजली का खंबा, वो सड़क, वो एटीएम, वो झाड़ियां, वो पेड़, तो ये अपने सराउंडिंग्स है। अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हम लोग पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो हम लोग मोशन में है। अगर हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, तो हम लोग रेस्ट पे हैं। बहुत बढ़िया भाई। तो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन समझ में आ गई। लेकिन एक और खेल है इसमें छोटा सा। मान लो कि हम लोग एक बस में बैठे हैं। ये बस है, बस में टायर लगे हैं, बस में खिड़कियां लगी हैं, है ना? मान लो इसमें दो बंदे बैठे हैं, ऐसे और ऐसे, एक ए और एक बी। मान लो मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग बस में बैठे हैं और बस आगे मूव करते जा रही है। हमारा एक तीसरा दोस्त एस सड़क पे खड़ा है, सी सड़क पे खड़ा है और ये आगे को मूव कर रही है बस। बहुत बढ़िया भी मूव कर रही है बस। तो जब मेरे को मेरे बी दोस्त ने देखा, तो उसने क्या कहा कि मैं चल रहा हूं या मैं रुका हुआ हूं? तो मेरे दोस्त ने कैसे देखा मेरे को? एक ही बस में बैठे हैं, मेरे दोस्त ने देखा, ओ साथ वाली सीट पे भाई साहब बैठे हैं, ओके। तो उसने कहा ये तो यही है, आधे घंटे पहले भी यही था, अभी भी यही है, ये कहां जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है, रेस्ट पे आइए। तो फॉर बी ए इज एट रेस्ट। सही बात। बी ने कहा कि ए तो रेस्ट पे है, भाई ये तो कहीं जा ही नहीं रहा, इसी सीट पे अभी पहले रहा है, इसी सीट पे आधे घंटे पहले बैठा था, ये तो यही है, तो ये तो रेस्ट पे है। अच्छा, क्या बी सही बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। बी वाले दोस्त ने कहा कि मैं रेस्ट पे हूं। बहुत बढ़िया। और वहीं सी के लिए बोलो, सी वाला दोस्त क्या कहेगा? अरे ये तो आगे निकल गए, अरे वो तो जो जा रहा, वो तो भाग गया, वो तो मोशन में है। हाँ कि ना? अरे बोलो सुन्नाटो, हाँ कि ना? तो फोर सी ए इज इन मोशन, ये तो चमत्कार हो गया भाई साहब। हम ए की बात कर रहे थे, एक बंदा बोल रहा है ए रेस्ट पे है, एक बंदा बोल रहा है ए मोशन में है। किसकी सुनो?
किसकी मानूं? क्या मैं बी की मानूं या सी की मानूं? बच्चे बोल रहे होंगे सर जो आपका ज्यादा अच्छा दोस्त है उसकी मान लो। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, ये साइंस है बेटा, साइंस, इसमें ऐसे नहीं चलता। कौन सच बोल रहा है तुम ये बताओ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर बी सच बोल रहा है, कुछ बोल रहे हैं सर सी सच बोल रहा है। अरे दोनों सच बोल रहे हैं, दोनों ही सच बोल रहे हैं। अब ये दोनों एक साथ सच कैसे बोल सकते हैं भाई? एक बंदा बोल रहा है मैं रेस्ट पे हूं, एक बंदा बोल रहा है मैं मोशन में हूं। अब ये दोनों सच कैसे हो जाएंगे? या तो मैं रेस्ट पे हूंगा या मैं मोशन में हूं। एक साथ ऐसा थोड़ा ना, मैं रुका भी हूं और मैं चल भी रहा हूं, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो बात यह है कि दोनों सच बोल रहे हैं। अब ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि कोई भी बॉडी का जो रेस्ट या मोशन डिफाइन होता है वो किसी एक फ्रेम पे डिपेंड करता है। वो इस पे डिपेंड करता है कि हम लोग उस बॉडी को कहां से देख रहे हैं। हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करा था ना, कहा था ना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कोई भी बॉडी को डिफाइन करना हो तो हम लोग एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में बातचीत करते हैं कि किस जगह से हम लोग उस बॉडी को देख रहे हैं। इस पे डिपेंड करता है कि बॉडी मोशन में है या बॉडी रेस्ट पे है। तो इसलिए डिफाइन करा गया, बोला गया क्या कि रेस्ट एंड मोशन आर relative terms and they depend on frame of reference. They depend on frame of reference कि तुम कहां से देख रहे हो बॉडी को, ये उस पर डिपेंड करता है। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो कि एक सड़क पे गाड़ी आके रुक गई, तो मैं खड़ा हूं सड़क पे, मैं वेला था, मान लो ऐसे बढ़िया मौसम था और मैं बाहर घूम रहा था, गाने गा रहा था, चल 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 मेरे साथी। अच्छा गाड़ी रुकी आके, ओह, तो मैंने कहा गाड़ी तो रेस्ट पे है भाई साहब, ये तो रुक गई, ये तो रेस्ट पे है। अच्छा मैंने कह दिया गाड़ी रेस्ट पे है। अभी तुम सूरज पे चले जाओ, हाँ गर्मी बहुत है, चले जाओ, मान लो कि तुमने वो पहन लिया, वो हीट शील्ड कुछ पहन लिया, नहीं आग नहीं लगेगी, तो तुम सूरज पे बैठ गए जाके। अब वही गाड़ी को तुम देखो जाके, सर इतनी दूर जाके मैं क्यों गाड़ी देखूं, आप जाओ ना। अरे जाओ तो सही एक बार समझने के लिए। तो तुम बहुत चले गए भाई, सूरज पे जाके बैठ गए। अब तुम इस गाड़ी को देखो, तुम कहोगे धरती घूम रही है। अब धरती पे है गाड़ी तो गाड़ी भी चल रही है, धरती चल रही है तो गाड़ी भी चल रही है। तो तुम सूरज पे जाके उसी सेम गाड़ी को क्या कहोगे, मोशन में है। और मैं यहीं पे धरती पे खड़ा होकर क्या बोल रहा हूं, गाड़ी रेस्ट पे है। गाड़ी तो सेम है, गाड़ी तो सेम है, लेकिन गाड़ी को कभी हमने रेस्ट पे, कभी हमने मोशन में डिफाइन करा, राइट। सो इट टोटली डिपेंड्स कि भाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स एंड दे डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि हम लोग उस बॉडी के बारे में बातचीत कहां से कर रहे हैं। ठीक, ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो छाप दो ये एग्जाम्पल सहित। बहुत बढ़िया, मजा आया। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग कुछ और डेफिनेशन के बारे में बातचीत करते हैं। सो नेक्स्ट इज पोजीशन या लोकेशन। हम लोग किसी भी बॉडी के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। पर डिफाइन कैसे करेंगे, किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, किसी एक रेफरेंस पॉइंट से डिफाइन करते हैं, राइट। सो इट इज द लोकेशन ऑफ अ बॉडी इन स्पेस at a particular instant of time। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं, इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो एक पोजीशन को कैसे डिफाइन किया गया बॉडी के, दैट इट इज द लोकेशन ऑफ अ बॉडी। स्पेस में एक लोकेशन है कि जैसे यहां पर हो सकती है, यहां पर हो सकती है, यहां पर। तो एक स्पेस में लोकेशन है, लेकिन वो लोकेशन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफाइन होगी। जैसे मैं पूछूं भाई तुम कल कहां थे, लेकिन तुम ये भी पूछो ना कल कितने बजे, 5 बजे। अच्छा 5 बजे तो मैं आइसक्रीम खाने गया था, 8 बजे मैं खाना खा रहा था,
घर पे बैठ के। तो तुम्हारी जो पोजीशंस हैं, तुम्हारी जो लोकेशंस हैं, वो जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वो पोजीशन से वो लोकेशन भी बदल रही हैं। तो किसी भी चीज के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए अपने को किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करनी पड़ेगी। हम लोग किसी एक टाइम पे ही बात कर सकते हैं। तो ये किसी बॉडी की पोजीशन इस तरीके से डिफाइन करी जाती है, राइट। बहुत बढ़िया भी, मजा आया। अच्छा, तो हमने क्या क्या सीख लिया? हमने ये सीख लिया कि भाई रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, और वो दोनों रिलेटिव टर्म्स है। हम लोग किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं कि एक बॉडी रेस्ट पे है या एक बॉडी मोशन में है ना। बहुत बढ़िया भाई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम लोग अब डेफिनेशंस पढ़ते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तुमने 9वीं क्लास में बहुत बार पढ़ा होगा कि एक डिस्टेंस होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, उन सब के बारे में बातचीत करी होगी। तो वही बातें करने वाले हैं हम। सो लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस के बारे में बातचीत करते हैं। डिस्टेंस क्या चीज होती है? मान लो कि ये तुम्हारा घर है, होम, और ये तुम्हारा स्कूल, राइट। ये तुम्हारा घर और ये तुम्हारा स्कूल। तुम घर से चले तो तुम ऐसे गए, दूसरी गली में घुसे, फिर सीधे गए और फिर स्कूल पहुंच गए। ये एक रास्ता है, ठीक, ये एक रास्ता है जो तुम ले सकते हो। अच्छा, फिर तुम्हारे पास आया चिंटू। चिंटू बोला सुन, हम लोग आज दूसरे रास्ते से जाएंगे। तो चिंटू ने कहा कि भाई इधर से नहीं, इधर से जाओ, मेन सड़क पे जाएंगे, वहां पे कुछ आइसक्रीम खाएंगे, फिर गली में घुसेंगे, फिर कॉपी पेन खरीद के फिर ऐसे स्कूल पहुंचेंगे। तो ये अपना दूसरा रास्ता। क्या चिंटू ऐसा कर सकता है? चिंटू बहुत शातिर बंदा है, चिंटू ऐसा ही करवाएगा तुमसे, वो तुम्हें दूसरे रास्ते से लेके जाएगा। सही बात। क्या तुम दोनों रास्तों में स्कूल पहुंच रहे हो? बिल्कुल। क्या तुम्हारे दोनों रास्तों का जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस क्या होता है वो देखते हैं। मान लो कि तुम्हारी स्कूटी थी। पहले वाले केस में तुम्हारी स्कूटी की रीडिंग घर पे मान लो कि 1000 किलोमीटर थी, है ना। तुम्हारे जो स्कूटी का मीटर है उसमें 1000 आ रहा था, और जब तुम स्कूल पहुंचे वो 1006 किलोमीटर हो गया। इसका मतलब जो पहले वाला रास्ता है उसमें तुम कितना मीटर चले, कितना किलोमीटर चले? तुम चले 6 किलोमीटर। ठीक। चिंटू वाले दिन जब चिंटू तुम्हारे साथ आया तो मान लो कि तुम 1000 की रीडिंग से शुरू होके 1010 रीडिंग पे खत्म होते हो स्कूल में। इसका मतलब दूसरा रास्ता जो है वो कितनी दूरी ट्रेवल करवा रहा है? वो करवा रहा है 10 किलोमीटर। वो ट्रेवल करवा रहा है 10 किलोमीटर। पहले वाले में 6 किलोमीटर, दूसरे वाले में 10 किलोमीटर। लेकिन तुम्हारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो सेम ही है। तुम उसी जगह से उसी जगह तक जा रहे हो। फिर ये दो रास्ते डिफरेंट कैसे आ गए, या दो वैल्यूज डिफरेंट कैसे आ गई? ये दो वैल्यूज इसलिए डिफरेंट आ गई क्योंकि तुमने जो पाथ लिया है, पाथ दैट इज डिफरेंट। सो डिस्टेंस क्या डिफाइन होता है? डिस्टेंस डिफाइन होता है इट इज द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ पाथ टेकन। इट इज द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ पाथ टेकन। सो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया गया? इट इज द एक्चुअल measurement ऑफ पाथ टेकन। तो जो भी हमने रास्ता लिया उसकी एक्चुअल मेजरमेंट है ये। जैसे कि पहले वाले रास्ते की मेजरमेंट 6 किलोमीटर आई, दूसरे वाले रास्ते की मेजरमेंट कितनी आई? 10 किलोमीटर। तो अब याद रखना कि जो अपनी गाड़ी में, स्कूटी में मीटर लगा होता है वो अपने को डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है वो अपने को? डिस्टेंस, राइट। अच्छा, एक और चीज इससे प्रूव हो रही है कि भाई दो पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे डिस्टेंसेस हो सकते हैं। मान लो कि मैं तीसरा रास्ता लेता, मैं ऐसे जाके ऐसे आता, तो ये भी एक रास्ता हो जाता, हाँ कि ना? और इसका डिस्टेंस कुछ और आ जाता। वैसे ही यहां से मैं सिंगापुर जाके वापस आके स्कूल जाऊं, या फिर मैं ऐसे होता हुआ मैं न्यूयॉर्क जाके फिर स्कूल जाऊं, तो क्या वो भी एक रास्ता हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो दो पॉइंटों के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस की वैल्यूज आ सकती हैं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कुछ भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि तुम रास्ता कैसा ले रहे हो। सो इसलिए इसकी डेफिनेशन हुई इट इज द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ पाथ टेकन, कि तुमने एक्चुअल रास्ता क्या लिया, है ना? तुमने एक्चुअली कौन सा रास्ता लिया, तो इस पे डिपेंड करता है। तो इससे यह प्रूव होता है कि दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंसेस की बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, राइट। सो इसके बाद हम लोग थोड़ा डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। मिटा दूं इसको, है? चुटकी मार के मिटा दूं?
मिट गया? जादू आता है मेरे को, जादू गुरु मैं। आगे सुनो, हम लोग पढ़ते हैं अब डिस्प्लेसमेंट, कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है। ये हमने सुना तो है लेकिन याद नहीं है कि ये होता क्या था डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि वही तुम्हारा घर और वही तुम्हारा स्कूल। मान लो कि एक दिन हम बहुत अमीर हो गए। कितने अमीर? बहुत अमीर। बहुत कितने? बहुत अमीर हो गए। हमारे घर में सबके पास रॉकेट है, कहीं भी जाना हो रॉकेट लेते हैं और वहां से जाते हैं। इतने अमीर हो गए हम। अच्छा, कहीं तो सपने में पहुंचे, वापिस आओ वापिस। हाँ, सपना था भाई, इतने अमीर अभी नहीं हुए, मतलब मैं तो नहीं हुआ, गरीब हूं यार, क्या कर। तो हम लोग घर से स्कूल जा रहे हैं। मान लो कि अपने पास आया रॉकेट, तो हम क्या करेंगे? रॉकेट से स्कूल जाना है, शैतानी नहीं करनी, स्कूल जाना है सीधा। तो हम लोग क्या करेंगे? रॉकेट का मुंह ऐसे कर देंगे, ऐसे बिल्कुल स्कूल की तरफ, और ऐसे जाएंगे फ्लाई करते हुए। तो हम लोग ऐसे जाएंगे, ऐसे रॉकेट लेके बिल्कुल ऐसे जाएंगे, स्कूल पहुंच जाएंगे। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, ये मेरा बिटवीन का सिंबल है, ठीक है, याद रखना, मैं ऐसे लिखूंगा बिटवीन, ज्यादा लिखा नहीं जाता मेरे से। बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो ये शॉर्टेस्ट दूरी है। तो 2 पॉइंटों के बीच में शॉर्टेस्ट दूरी आएगी कैसे? एक स्केल लो, स्केल बिल्कुल सीधी लाइन मार दो 2 पॉइंटों के बीच में, तो वो जो लाइन होगी वो डिस्प्लेसमेंट डिफाइन होगी। समझ में आया कि नहीं आया? मैं छोटा सा और एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई अगर मैं, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं छोटे छोटे और पाथ बना लेता हूं, ऐसे 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 ऐसे, एक ऐसे 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 ऐसे। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो थर्ड को क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। थर्ड को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और फर्स्ट और सेकंड को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे घर से एक सीधी सड़क बन जाए स्कूल तक, और मैं उसी सड़क पे स्कूटी लेके चलूं, तो जो वैल्यू डिस्टेंस की आने वाली है, क्या वही वैल्यू होगी जो डिस्प्लेसमेंट की होगी? हाँ कि ना? अरे बोलो सन्नाटो। अगर एक सड़क बन जाए तीसरे वाले पाथ पे, और मैं स्कूटी लेके इस सड़क पे चलूं, तो जो मेरा डिस्टेंस स्कूटी के मीटर में आने वाला है, क्या वही डिस्प्लेसमेंट है? हाँ, इसका मतलब थर्ड वाला भी डिस्टेंस कहला सकता है। थर्ड वाला भी डिस्टेंस हो सकता है अगर एक सीधा रास्ता बन जाए और मैं उस रास्ते पे चलूं। लेकिन क्या मैं पहले को डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं? ना। क्या मैं दूसरे को डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं? ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ ये तीसरे वाला ही है। डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ एक ही होगा, एक, क्योंकि 2 पॉइंटों के बीच में लाइन एक ही होती है। लेकिन 2 पॉइंटों के बीच में रास्ते डिफरेंट हो सकते हैं। तो डिस्टेंस बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब हम लोग थोड़ा डिफरेंस पढ़ते हैं इनके बीच में कि एक्चुअल में ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या डिफरेंस क्या है इनके बीच में। तो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंसेस। अच्छे से लिखना है ना। सो इधर लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस। और इधर लिखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो फर्स्ट पॉइंट इनकी यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। देखो, ये भी मेजरमेंट है लेंथ की, ये भी मेजरमेंट है लेंथ की, तो इनकी यूनिट्स क्या होंगी? ऐसे हम किलोमीटर में डिफाइन करेंगे, मीटर में डिफाइन करेंगे, सेंटीमीटर में डिफाइन करेंगे। तो यूनिट्स के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर दूं कि यूनिट्स हम लोग डिफरेंट यूज कर रहे हैं, कि किलोमीटर भी यूज कर लेते हैं, कभी मीटर यूज कर लेते हैं, कभी सेंटीमीटर यूज कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है? कोई तो ऐसा स्टैंडर्ड होगा ना कि हमने भाई ये मान लिया कि भाई मीटर में ही लिखना है या किलोमीटर में ही लिखना है, कुछ ऐसा स्टैंडर्ड तो बनाया होगा। तो बहुत पुराने वक्त की बात है, कुछ अंग्रेजी बुजुर्ग, अपने साइंटिस्ट, बड़े बड़े प्रोफेसर लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, तो बैठे एक कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कॉन्फ्रेंस बनाई होगी और पूछा होगा कि बताओ लेंथ की यूनिट क्या रखी जाए, है? हाँ, पॉल साहब आप बताओ, न्यूटन जी आप बताइए, है? तो उन्होंने कहा होगा भाई ये जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड एक करना है ना, इसमें डिस्टेंस मीटर में रख दो यार, रख दो मीटर में, रख दो। क्या दिया हमने? तो तब से बहुत सारी डिफरेंट यूनिट्स बनाई गई, और
स्टैंडर्ड सिस्टम्स बनाए गए। तो एक होता है एसआई सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है ये। और एसआई यूनिट में हम लोग हर एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, उसकी यूनिट डिफाइन करते हैं। तो हमने डिस्टेंस की यूनिट डिफाइन करी मीटर्स, तो एसआई सिस्टम में मीटर्स डिफाइन हुई, तो इसकी भी मीटर ही आएगी भाई, यूनिट तो यूनिट है, मीटर आएगी। यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन का पढ़ूंगा। ये मैंने पहले इसलिए चूज करा है कि इसको फर्स्ट यूनिट इसलिए चूज करा क्योंकि हमने 9th में ये सेम टॉपिक पढ़ा होता है, तो अपने को थोड़ी कनेक्टिविटी फील होती है इससे कि हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको फर्स्ट चैप्टर की तरह ले रहा हूं। सो ऐसे यूनिट डिस्टेंस की क्या आई, मीटर, लेकिन और भी यूनिट्स हैं जैसे कि किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो हम लोग यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पे भी हम लोग किलोमीटर या सेंटीमीटर चूज कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों में सिमिलर है, इट इज नॉट अ डिफरेंस। सेकंड पॉइंट, तुमने कभी स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी सुनी है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, थोड़ा सा उस पर फोकस करते हैं। जैसे कि मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा मास कितना है, तुम बोलोगे सर 50 किलो, सर 60 किलो। क्या कभी तुम ऐसा बोलते हो कि 50 किलो टुवर्ड्स नॉर्थ या 60 किलो टुवर्ड्स साउथ? कभी ऐसे बातचीत करते हैं? नहीं करते। सो ये जो मास है, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसका हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं, साथ में यूनिट भी लगाते हैं। 50 किलो, तो 50 इज मैग्नीट्यूड एंड किलो इज इट्स यूनिट। तो हम लोग जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट डिफाइन करते हैं वही बताते हैं, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। कि भाई जैसे मास हो गया या फिर जैसे कि स्पीड हो गई, जब भी बोलते हैं कि गाड़ी की रफ्तार कितनी है, स्पीड कितनी है भाई उसकी, 50 किलोमीटर पर आवर, कभी उसके डायरेक्शन के बारे में बातचीत नहीं करते। ठीक, अच्छा, एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट तो साथ में बता ही जाता है, साथ साथ में हम लोग इसकी डायरेक्शन भी बताते हैं। एग्जाम्पल कि भाई इस पे 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, लेकिन ये तो बताओ किधर को लग रही है। जैसे कि ग्रेविटी लग रही है भाई, 50 G ग्रेविटी लग रही है, 500 न्यूटन की ग्रेविटी लग रही है, किधर लग रही है? नीचे की ओर, क्योंकि धरती माता तो नीचे की ओर खींचती है, तो डायरेक्शन भी बताना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, क्लासिफिकेशन होता है डिपेंडिंग ऑन कि हम लोग उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं या नहीं बता रहे, या उसमें डायरेक्शन की जरूरत है या नहीं। तो फोर्स वगैरह हो गया या वेलोसिटी हो गई, आगे पढ़ेंगे हम लोग। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जैसे कि हम लोग पूछें तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है, तुम बोलोगे 10 किलोमीटर। अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट तो कम हो सकता है, देखो डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है, तुम बोलो कि 6 किलोमीटर, लेकिन तुम्हें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। समझ में आया? बाकी ये जो अपनी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये वेक्टर नाम का चैप्टर आएगा अपना थर्ड, उसमें अपने को और ज्यादा क्लियर होगा। मैं यहां पे जस्ट एक इंट्रोडक्शन देने वाला था अबाउट स्केलर एंड वेक्टर्स। तो समझना कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड उसकी यूनिट डिफाइन करेंगे, हम लोग इसकी डायरेक्शन के बारे में कोई बातचीत नहीं करने वाले। लेकिन यहां पे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी कि भाई इसकी मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन सब कुछ डिफाइन होगा, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट की। समझ में आया कि नहीं आया? आया, बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट के बारे में बातचीत करते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में बहुत सारे डिस्टेंसेस आ सकते हैं। हमने एग्जांपल लिया था, ये देखो डिस्टेंस कितने आए, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, ये तीनों डिस्टेंस हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ तीसरा हो सकता है। तो किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में बहुत सारे डिस्टेंस आ सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, राइट? सो बिटवीन टू पॉइंट्स many distances are possible, लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही होगा। डिस्प्लेसमेंट की बहुत सारी वैल्यूज नहीं आ सकती। सो डिस्प्लेसमेंट इज ओनली वन बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट इज ओनली वन, कि भाई डिस्प्लेसमेंट की तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। बहुत बढ़िया, शानदार। और डिफरेंस समझते हैं इनके बारे में, और डिफरेंस समझते हैं। अच्छा, अब ये समझो कि भाई मान लो कि मैं, ये अपना घर है ना, ये अपना घर है, ये अपना स्कूल है, मैं यहां से यहां चला और फिर वापस आ गया,
तो जो मेरा इनिशियल पॉइंट है वो क्या है? मेरा इनिशियल पॉइंट है मेरा घर, और मेरा फाइनल पॉइंट क्या है? वो भी घर, क्योंकि भाई मैं वापस वहीं पे तो आ गया हूं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की लाइन होती है। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो जो वो दो पॉइंटों की बात कर रहे थे ना, हम लोग दो पॉइंटों की चर्चा कर रहे थे कि भाई इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, वो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बताएगी। आया कि नहीं आया? आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही वो दो पॉइंट है। तो मैं इनिशियली कहां था? घर पे। मैं घूम घाम के स्कूल से वापस कहां आ गया? घर पे। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? सो डिस्प्लेसमेंट वुड बी जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है। तो लाइन मारोगे, क्या दूरी आएगी उसकी? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। लेकिन अगर मैं पूछूं कि तुम स्कूटी से स्कूल गए और स्कूटी से ही वापस आ गए, क्या तुम्हारे स्कूटी की रीडिंग उतनी ही रहेगी जितनी सुबह थी? ना, स्कूटी की रीडिंग चेंज हो जाएगी भाई। अगर तुम्हारा घर से तुम्हारा स्कूल 6 किलोमीटर है तो वापस आने में तुम्हारी स्कूटी 12 किलोमीटर की रीडिंग शो कर देगी। सो डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्टेंस यहां पे जीरो नहीं है। समझ में आया? तो अपनी जो कार में मीटर लगा होता है वो हमेशा बढ़ता रहता है, वो कभी कम नहीं होता है ना। जब तक मैकेनिक के पास ले जाके उसको बैक नहीं करवाते, सियाने लोग है ना, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, घपला नहीं करना अपने को। तो अब वो जो मीटर है कार का वो हमेशा चलता रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है। तो वो क्या शो कर रहा है अपने को? डिस्टेंस। मान लो मीटर डिस्प्लेसमेंट शो करता तो गाड़ी सुबह निकाली, वापिस वहीं घर पे लगा दी। डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। मीटर कहां है? जीरो। 25 साल से गाड़ी खरीद रखी है लेकिन मीटर अभी तक जीरो रीडिंग शो कर रहा है। वाह, अभी बहुत फ्रेश गाड़ी लग रही है, चली नहीं क्या? तो इट इज नेवर डिस्प्लेसमेंट की जो अपनी वहां पे मीटर में शो होता है। मीटर में शो होता है डिस्टेंस। समझ में आई बात है ना? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होना पॉसिबल है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होना पॉसिबल है लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, वो हमेशा बढ़ता रहेगा है ना। जब तक हम गाड़ी चला रहे हैं वो हमेशा बढ़ता रहेगा। सो दिस वाज द फोर्थ पॉइंट। सो फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि गाड़ी चल रही है ना। सो इसमें डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ये जीरो हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये जीरो हो सकती है इसकी वैल्यू कि हम वहीं से चल के वहीं वापस पहुंच जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। लेकिन वहां पे डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। अगर एक बॉडी चल रही है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। बहुत बढ़िया भाई, तो हमने 4 डिफरेंस समझ लिए। अच्छा, थोड़ी और चर्चा करते हैं, ठीक। तो मान लो कि मैं घर से स्कूल जा रहा हूं, मैं घर से स्कूल गया, मान लो कि मेरा कुछ 4 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट आया, 4 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट आया, मैं वापस घर पे आ गया तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आया? जीरो। अब ये भी समझा हमने, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। अच्छा, अगर तुम्हारा जाते वक्त +4 हो रहा था तो आते वक्त -4 भी तो होना ही पड़ेगा ना। नहीं आया? आते वक्त -4 भी तो होना ही पड़ेगा ना, तभी जीरो आएगा। अगर 4 में से तुम 4 घटाओगे तभी तो जीरो आएगा। अगर तुम्हें फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो चाहिए, जीरो, तो अगर तुम घर से स्कूल जाते हुए +4 का डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो तो स्कूल से घर आते हुए -4 का डिस्प्लेसमेंट दोगे? हाँ कि ना? बात तो सही है भाई, अगर जीरो करना है तो -4 तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पर कभी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस कभी घट ही नहीं सकता। तो अगर डिस्टेंस घट ही नहीं सकता तो नेगेटिव क्या ही आए। समझ में आई बात? तो ये अपना फिफ्थ अपना डिफरेंस क्या कह रहा है? फिफ्थ कह रहा है कि भाई जो अपना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और वहीं पे डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है
डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव बिल्कुल हो सकता है भाई, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस कभी घटता नहीं है। अगर घटता नहीं है तो कुछ नेगेटिव होना नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। अगर जीरो होता है तो कुछ पॉजिटिव हुआ तो कुछ नेगेटिव भी तो हुआ होगा, तभी जीरो हो सकता है। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। So these are very important points, the differences between distance and displacement। छाप दो इसको, बहुत काम की चीज है। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट के, जो प्रीवियस ईयर IITs में आए हुए हैं, या और भी अच्छे क्वेश्चंस वो करते हैं। तो इसको छाप दो तो ठीक, फिर उसके बाद मैं इसको जादू करके मिटा दूंगा। चलो मिटाते हैं। तो हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेते हैं। A particle moves in a circle of radius r. In half the revolution, its displacement and distance r. ये अपने को निकालना है। 1983 का क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ। तो क्या कह रहा है कि भाई एक सर्कल है, कितने का, रेडियस r का, पर इसके हाफ रेवोल्यूशन की बातचीत कर रहा है। इट मींस हम लोग A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहे हैं। रेडियस कितना है, रेडियस है r। बहुत बढ़िया, शानदार बात। तो कह रहा है कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। अगर तुम A से B जा रहे हो, देखो भाई पूरा सर्कल चलते तो 2 पाई r चलते, आधा सर्कल चल रहे हैं तो कितना चलेंगे, पाई r, है ना। आधा सर्कल चल रहे हैं तो कितना चल रहे हैं, पाई r। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू पाई इंटू r। क्योंकि आधा रास्ता चला तो मेरे को पाई r डिस्टेंस चला, मैं अलोंग द सर्कल ही चल रहा हूं। समझ में आई बात। अच्छा, अब अपन को बताना है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसे बताते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट के। कैसे बताते हैं मैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो मैं इनिशियल और फाइनल के बीच में एक लाइन मार लेता हूं। ये रही वो लाइन, और इस लाइन की दूरी बताओ कितनी आई। ये लाइन तो डायमीटर है, ये लाइन की दूरी कितनी आई, 2r। कितनी आई, 2r। सो डिस्प्लेसमेंट इज 2r एंड डिस्टेंस इज पाई r। बहुत बढ़िया, ठीक। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी साइन कन्वेंशन की, बिकॉज जो हमने डिफाइन करा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी आ सकता है। वो नेगेटिव कैसे आएगा, कब नेगेटिव लेंगे, कब उसको पॉजिटिव लेंगे, उसके लिए पढ़ना पड़ता है साइन कन्वेंशन। जैसे कि तुम लोगों ने 10वीं क्लास में लाइट वाले चैप्टर में लेंसेज के लिए, मिरर के लिए एक साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा कि कब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं, कब फोकल लेंथ को पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करते हैं। उसी तरीके से हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव डिफाइन करना है तो उसका भी कुछ साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो अच्छे से पढ़ना है ना। हाँ चिंटू, कोई शरारत नहीं करनी। ठीक, तो बात करते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, अरे कन्वेंशन के स्पेलिंग क्या होते हैं, कुछ तो मैंने गड़बड़ लिखी है शायद। ठीक, तो ये साइन कन्वेंशन उसी में डिफाइन होंगे जो नेगेटिव हो सकता है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट के साइन कन्वेंशन की बातचीत हो गई। ठीक है, तो मान लो कि ये अपनी एक लाइन है, इसको एक्स एक्सिस मान लो। कईयों को पता भी होगा कि हम लोग हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस बनाते हैं और वर्टिकल में वाई एक्सिस बनाते हैं। फिर हम लोग डिफाइन करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट। क्या डिफाइन करते हैं, रेफरेंस पॉइंट, या फिर ओरिजिन बोल दो। तो ये हो गया अपना रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन, कि मैं यहां से चीजों के बारे में बातचीत करूंगा। तो हम कह देते हैं कि भाई राइट में हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, तो अपनी पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी राइट की तरफ होती है, इसलिए मैंने मान लिया कि राइट की तरफ पॉजिटिव ले लेंगे। और हम लोग सब क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। भाई राइट में हम लोग पॉजिटिव मान लिए तो हम लोग पॉजिटिव राइट में मानेंगे। इसका मतलब नेगेटिव किधर हो जाएगा, लेफ्ट। तो लेफ्ट हो गया नेगेटिव में। ठीक, तो ये अपना साइन कन्वेंशन। अब इसका यूज कैसे होगा, थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कि भाई ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे -1, -2, -3। ठीक, मान लेते हैं कि कुछ ऐसा है। कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं। मान लो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट को ले लेते हैं D, है ना। ठीक, बहुत बढ़िया। तो मैं देख लेता हूं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव कब डिफाइन करेंगे। मैं रास्ते बता देता हूं। A से C जाना, D से B जाना, B से C जाना, C से D जाना। तो ये मैंने 4 रास्ते देख लिए। अब मैं देखता हूं कि इनमें जो डिस्प्लेसमेंट डिफाइन होगा पॉजिटिव डिफाइन होगा या नेगेटिव डिफाइन होगा। ठीक,
तुम ए से सी जा रहे हो, ए कहां था, यहां, सी कहां है, ये रहा। ए से सी जाते हुए क्या तुम लेफ्ट की तरफ जा रहे हो? अरे ध्यान दो सन्नाटो, तुम इनिशियल पोजीशन क्या है तुम्हारी, ए, तो ये रहा ए। फाइनल क्या है, सी, तो ये रहा सी। तुम ए से सी जाते हो, किधर जा रहे हो, लेफ्ट। किधर जा रहे हो, लेफ्ट। तो लेफ्ट में क्या डिफाइन हुआ है, नेगेटिव। तो इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डिफाइन होगा। वैल्यू क्या आती है वो बाद में बात करते हैं। अच्छा, डी से बी, डी कहां है, ये रहा, बी कहां है, ये रहा। तो जब तुम डी से बी जा रहे हो तो क्या तुम राइट में जा रहे हो? हाँ, डी से बी जा रहे हैं तो राइट में जा रहे हैं। अगर राइट में जा रहे हैं तो क्या डिफाइन होगा, पॉजिटिव। तो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, मजा आया। बी से सी की चर्चा करते हैं। जब तुम बी से सी जा रहे हो तो क्या तुम लेफ्ट में जा रहे हो? हाँ, जा तो लेफ्ट में रहे हैं, बी से सी लेफ्ट में जा रहे हैं। तो लेफ्ट में क्या डिफाइन हो रहा है, नेगेटिव। तो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा नेगेटिव। शानदार। सी से डी की बातचीत करता हूं। जब तुम सी से डी जा रहे हो तो किधर जा रहे हो, लेफ्ट या राइट? तो सी से डी जा रहे हो राइट। राइट में क्या होगा, पॉजिटिव। बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सी तो ऑलरेडी लेफ्ट में था, सी में तो नेगेटिव है, जब मैं सी से डी जाऊंगा मैं नेगेटिव से 0 जा रहा हूं, तो आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, हम तो पॉजिटिव की तरफ गए ही नहीं। ये कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए माइंड में। डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव नेगेटिव इस जगह से डिफाइन नहीं होता कि तुम इनिशियली नेगेटिव में थे या पॉजिटिव में थे। वो इससे डिफाइन होता है कि तुम्हारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट किधर है। अगर तुम्हारा फाइनल पॉइंट राइट की तरफ है, अगर तुम्हारी मुंडी जब तुम चल रहे थे वो राइट की तरफ थी, अगर तुम इधर की तरफ अपना थोपड़ा करके चल रहे थे, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। समझ में आया? तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। अगर तुम्हारा थोपड़ा लेफ्ट की तरफ है, अगर तुमने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जाते हुए थोपड़ा लेफ्ट की तरफ कर रखा है, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से नेगेटिव या पॉजिटिव डिफाइन होते हैं। बहुत बढ़िया भाई, शानदार, मजा आया। अब मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करता हूं। ए से सी जाना, देखो ए पॉइंट है 3 पर, सी पॉइंट है -3 पर। जब तुम ए से सी जा रहे हो कितने मीटर चल लिए, 3 मीटर, 3 मीटर, कितने चले, 6 मीटर। तो ए से सी कितना आया, -6 मीटर। ये मीटर है, इसको 1 मीटर मान लो, एक यूनिट को। डी से बी जाना, 0 से 1 जाना, कितने मीटर चले, 1 मीटर, तो +1 मीटर। सिमिलरली बी से सी जाना, बी कहां है, ये रहा, सी कहां है, ये रहा। बी पे 1, सी पे -3, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। ये तुम्हें कैलकुलेट करना आती होगा, आगे ना, तो 4 मीटर, तो -4 मीटर। सी से डी, सी यहां पे है, डी यहां पे है, यहां से यहां है, कितने मीटर चले, 3 मीटर, तो +3 मीटर। एक और भी तरीका है, ये प्लस माइनस या मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकल जाएगा उससे, वो बताता हूं कैसे। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डायरेक्ट आंसर आएंगे, चेक करते हैं। ए से सी, फाइनल कौन सा है, सी, सी की पोजीशन लिख दो -3, लिख दी भाई, और एक माइनस लगा दो। अब इनिशियल की पोजीशन, इनिशियल कौन है, ए की पोजीशन लिखो, कितनी आई, 3 इज इक्वल टू -6। देखो मैग्नीट्यूड और साइन दोनों एक साथ, आया ना मजा। हाँ, ये ए से सी की बातचीत हुई। बी से सी भी देख लेता हूं, बी से सी देख लेते हैं। सी कहां पे है, -3 पे, तो फाइनल कौन है, सी, -3, तो -3, एक माइनस लगाया। बी कहां है, 1 पे, 1 इज इक्वल टू -4। देखो सन्नाटो, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, साइन के साथ मैग्नीट्यूड, है ना। या तो हम लोग ये देख लें कि भाई लेफ्ट में जा रहा है तो नेगेटिव, राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव, उस तरीके से हमने नेगेटिव पॉजिटिव लगा दिए और फिर उसके बाद उनके मैग्नीट्यूड्स देख लो, तो फिर मैंने मैग्नीट्यूड भी लिख दिए। या इससे भी सिंपल तरीका, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन लिखो और माइनस लगा के इनिशियल पोजीशन लिखो। अगर इनिशियल पोजीशन नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव भी लिखनी है। एग्जांपल मैं ले लेता हूं सी से डी। हाँ, सी से डी की बात कर लेता हूं। सी से डी, फाइनल कौन है, डी की वैल्यू 0, माइनस इनिशियल कौन है, सी की वैल्यू -3, तो -3 आएगा, इसलिए तुम्हारा आंसर +3 मीटर आएगा। समझ में आया, +3 मीटर, सी टू डी, राइट।
सो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस निकालना तो सिंपल है, डिस्टेंस के आंसर तो ए से सी की बात करूं, डिस्टेंस सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर सिर्फ मैं एक डायरेक्शन में चल रहा हूं सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, हम लोग पॉजिटिव में आंसर देते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम लोग नेगेटिव में भी आंसर दे सकते हैं अगर हो तो, राइट। तो ये छोटी सी चर्चा हुई डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, किस तरीके से ये निकाला जाता है और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं और फिर उनके बारे में चर्चा करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, छाप दो, करो भाई ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पॉज करो अपनी स्क्रीन और अटेम्प्ट करो। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है, अपने पास एक स्क्वायर है ABCD है ना, स्क्वायर की साइड दे रखी है 1 मीटर, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। तो ए पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर पाथ ABCD। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। सबका आंसर सही आया होगा होपफुली कि भाई ए से बी जाने में 1 मीटर, बी से सी जाने में 1 मीटर, सी से डी जाने में 1 मीटर, तो कितना रास्ता आया 3 मीटर। कई चमत्कारियों का आंसर 4 मीटर आ गया होगा, उन्होंने कह दिया ABCD पूरा स्क्वायर 1 2 3 4 मीटर। अरे चमत्कारियों, फाइनल पॉइंट डी है, डी, तो डी पे जाके रुकना है, डी से ए पे नहीं आना। तो गलतियां नहीं करनी ऐसी फालतू, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना ही कला है एक, ठीक है। IIT में क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, इसी में बहुत ज्यादा प्राप्ति हो जाती है ना। वो 9वीं 10वीं में क्या कर सकते हैं, अच्छा ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, ये पूछ रखी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म, बाकी क्वेश्चन क्यों पढ़ना। यहां पे क्वेश्चन ढंग से पढ़ने की आदत डालो, बिकॉज क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहानी होती है, एवरी क्वेश्चन इज अ स्टोरी। सो उस स्टोरी को पहले अपनाना पड़ता है, पहले समझना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है, फिर वो क्वेश्चन का आंसर सही से आता है। सो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, समझ में आया। और जहां भी हो सके ना डायग्राम बनाने की कोशिश करो। अगर ये डायग्राम मैंने तुम्हें ना दिया होता, मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया होता इसका, तो तुम्हें डायग्राम बनाना चाहिए। तो फिजिक्स में कोशिश करो कि डायग्राम बने, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाओ, क्योंकि डायग्राम से चीजें दिखती हैं, विजुअलाइज होता है, ठीक। तो डायग्राम बनाना है और क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, ध्यान में रखो ये बात, बहुत बढ़िया। तो पहले का आंसर आया 3 मीटर। फिर पूछा डिस्प्लेसमेंट फॉर पाथ ABCD, ए से शुरू होकर BCD, डी तक पहुंच गया, तो ए से डी, ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट, क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो भाई 1 मीटर ही है, तो आंसर कितना आया 1 मीटर। तो इसका आंसर आया 1 मीटर, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन दूरी 1 मीटर, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस फॉर ABC, ए से बी से सी, कितने मीटर चल गए, हम चल गए 2 मीटर, तो इसका आंसर आया 2 मीटर। काफी लोगों का सही आंसर आया होगा। डिस्प्लेसमेंट फॉर ABC, ए से बी जाके बी से सी जाना, क्या ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया। अरे बोलो सन्नाटो, हाँ कि ना। तो ये जो डायगोनल है ये हुआ अपना डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, पाइथागोरस, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस लेंथ का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना आएगा √2 मीटर। कितना आया √2 मीटर, बहुत बढ़िया, शानदार। तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम लोग कर सकते हो अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। तो काफी पोर्शन अपना कवर हो चुका है। सो वी हैव कवर्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी की और स्पीड की, राइट। सो अपना रिवाइज करो पूरा चैप्टर, ये वाला पूरा टॉपिक रिवाइज करो अभी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो भी तुमने पढ़ा, जो भी नोट्स में लिखा। अब नोट्स अच्छे अच्छे से लिखने हैं ना, बढ़िया, फिर बढ़िया मस्त नोट्स लिखना है एकदम। जो भी मैंने तुम्हें बातें बताई सारी उसमें इंक्लूड करना, चाहे मैंने हिंदी में बोला चाहे पंजाबी में बोला, अपनी भाषा में नोट्स लिखो, मोस्टली अंग्रेजी में लिखो, पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी भाषा में लिखो, अपने तरीके से लिखो, ताकि तुम्हें समझ में आए। बढ़िया सी हैंड राइटिंग, बढ़िया साफ सुथरी नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये नोट्स तुम्हें 2 साल काम देने आगे, राइट। सो दिस वॉज इट। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और उसमें हम बात करेंगे वेलोसिटी की और स्पीड की, ठीक। सो तब तक एंजॉय करो, पढ़ाई करते रहो, काम करते रहो। सो थैंक यू।